अब आपको लग रहा होगा अभी कल ही तो ये सेलिब्रेट हुआ, क्यों ये चर्चा में आया अभी? कल एस्टरडे 150वीं वर्षगांठ मनाई गई वंदे मातरम जो सॉन्ग है। ये क्या है? सॉन्ग है, गीत है, अर्थात गाना। 150वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। कब ये लिखा गया? कब लिखा गया? अब आप सोचोगे कि 7 नवंबर को लिखा गया, क्योंकि कल 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब आप कैलकुलेट करके ये जान सकते हो कि 1875 को लिखा गया। जब 1875 को लिखी गई तभी वर्ष 2025 में इसकी 150वीं वर्षगांठ हुई। अर्थात ये कविता कब लिखी गई? लेकिन ये जो तिथि है 7 नवंबर, ये गलत है, क्योंकि जो पुस्तकों में जो स्टैंडर्ड जो मानक पुस्तक है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी या साहित्य से जुड़ी या हमारे संस्कृत से जुड़ी, उसमें वर्णन है अक्षय नवमी। कोई है कल त्योहार था क्या? अक्षय नवमी, कोई कल त्योहार था इस तरह का कोई दिन? अक्षय नवमी या अक्षय तृतीय? कल क्या था? अभी एकादशी थी, पूर्णिमा के बाद क्या हुआ? तृतीया या अक्षय नवमी, कुछ ऐसे अक्षय कुछ, ये धार्मिक ग्रंथ है, उसी दिन लिखा था बस। लेकिन हमें प्रतियोगी छात्र होने के नाते ये दोनों बातें नहीं जाननी है, सिर्फ ये जानना है कब लिखा गया था। अब सीधा 150वीं वर्षगांठ नहीं पूछेगा कभी भी। किसके द्वारा लिखा गया था? आथर कौन है इसके? लेखक कौन है? लेखक है इसके बाकिम चंद्र। अब कुछ लोग, दो चीजें हैं, कुछ लोग चट्टोपाध्याय बोलते हैं और कुछ लोग चटर्जी। कल हमने भी जो अनुसंधान किया, रिसर्च किया, तो उसमें मिला दोनों जगह दोनों नाम है, चटर्जी भी और चट्टोपाध्याय भी है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन जो ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की एनसीईआरटी है, उसमें चट्टोपाध्याय ही लिखा है, चट्टोपाध्याय ही लिखा है। यद्यपि आप गूगल करेंगे तो चटर्जी भी मिलेगा, चटर्जी भी मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड भारत सरकार जो द्वारा जो मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं, उसमें चट्टोपाध्याय ही लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 1838 में। अनडिवाइडेड जो बंगाल था, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश। पश्चिमी बंगाल जो आज का है वेस्ट बंगाल, वो हमारे देश में आ गया, और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल बन गया था। अब बंटवारा कब हुआ था आपको पता है? बंगाल का बंटवारा कब हुआ था जी? 1905 में बंटवारा हुआ था। ये बेसिक फैक्ट हमें जानते रहना चाहिए। और ये दुनिया से चले कब गए? 1894। अर्थात इन्होंने इस पृथ्वी ग्रह पर कितने वर्ष अपने जीवन के बिताए? अपने जमाने के ये मशहूर साहित्यकारों में से एक थे। 56 ईयर। संस्कृत भाषा में ये लिखते थे, बंगला में भी लिखते थे, दो प्रमुख भाषाओं में लिखते थे। यद्यपि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी जी। बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल का बात हो रही है। अब चट्टोपाध्याय, दो चीजें तो वंदे मातरम से जान गए। 1875 में लिखा गया वंदे मातरम जो गीत है, किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। अब यह है तो आपका स्टैटिक जीके या राष्ट्रीय आंदोलन का विषय है या इतिहास का विषय है, साहित्य का भी विषय है। आगे आ जाए। अब
बाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की शिक्षा दीक्षा के बारे में जान जाए। बाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की शिक्षा की दीक्षा के बारे में जान जाए। आप एक चीज तो, वंदे मातरम आप में से किसी को याद है पूरा? कल कुछ न्यूज चैनल्स में ये भी चला है कि पूर्ण रूप से वंदे मातरम जो पूरा लिखा गया है वो नहीं है, सिर्फ 30% या 30 से 40% जो हमें पढ़ने लिखने को मिलता है, जो छपता है पुस्तकों में, उतना ही है। 60% हिस्सा इसका निकाल दिया गया। कुछ तो देश आजाद होने के पहले निकाला गया और कुछ देश आजाद होने के बाद निकाला गया। वर्तमान की जो सरकार है देश के पहले प्रधानमंत्री पर पूर्ण रूपेण आक्षेप लगा देती है। कल न्यूज चैनल सरकारी हो या प्राइवेट हो, और कुछ पत्र पत्रिकाओं ने भी जो कल पब्लिश किया था लेख, उसमें इसका वर्णन किया है कि इसके 60% हिस्से को गायब कर दिया। वंदे मातरम है क्या? बेसिकली भारत माता के लिए प्रशंसा गीत है, लेकिन इसमें कुछ हिंदू रिलीजन से संबंधित बातें हैं। जिसका भी वर्णन था उसे उन्हीं चीजों को मुख्य रूप से जो सर्वविदित थी, जो विजिबिलिटी जिसकी थी, उन्हीं को हटा दिया गया। यद्यपि मूल रूप से इसे अभी भी उपलब्ध है इसके टेक्स्ट आनंद मठ नाम के। कहां से वंदे मातरम लिया गया था? वंदे मातरम आनंद कहां से लिया गया था? उपन्यास था एक, क्या था? तो उपन्यास में वंदे मातरम, वहां तो टेक्स्ट लिखा होता है, पोएम कहां से आ गए? उपन्यास में तो पोएम हो नहीं सकती। क्या नाम था उसका? आनंद मठ। अब क्या लिखे? आनंद मठ। आनंद मठ नाम का एक सन्यासियों का आश्रम था तब के बंगाल में, जो अब बांग्लादेश में है। उन्हीं सन्यासियों के जीवन के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कुछ लिखा था, उनके जीवन शैली के बारे में। आपने राष्ट्रीय आंदोलन में सुना होगा एक सन्यासी आंदोलन है, पढ़ा होगा, या सन्यासी विद्रोह सुना है कि नहीं? जी, यहीं से शुरू हुआ था सन्यासी विद्रोह ही आनंद मठ। ये सन्यासी विद्रोह क्या था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो हमारे देश के साधु संत थे उन्होंने विद्रोह किया था। उन्हीं सब चीजों का वर्णन इस आनंद मठ में था। यद्यपि उन्हीं विद्रोहियों में से एक थे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी भी थे। देश के लोगों को एकजुट करने के लिए, सन्यासियों को ही नहीं आम जनता को उकसाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चले, एकजुटता के साथ, एक नए जोश के साथ। इस वजह से उन्होंने इस वंदे मातरम गीत की रचना की। मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत अगर खुलेआम इस गीत को अगर पब्लिश कर देते तो बैन भी हो सकती थी। इसीलिए इस वंदे मातरम अलग से लिखे गए गीत को इसी आनंद मठ नामक उपन्यास में जोड़ दिया गया, उसका हिस्सा बना दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत को कानो कान खबर नहीं लगी कि ये कोई इस तरह का गीत है, और साधु सन्यासी आपस में गाते बजाते आम जनता को प्रेरणा देते, बुद्धिजीवियों को प्रेरणा देते, और बुद्धिजीवी आम जनता के बीच जाते, प्रेरणा देते, और आंदोलन ही नहीं विद्रोह प्रारंभ हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस वंदे मातरम को उस समय की अंग्रेजी हुकूमत समझ ही न पाई आखिर है क्या। आप फिल्मों में अक्सर देखते हैं जब क्रांतिकारी पकड़ा जाता था तो वंदे मातरम के ही नारे लगाता था। इसकी मीनिंग बहुत ज्यादा उन्हें समझ में नहीं आई।
वंदे मातरम बाद में एक कोड वर्ड बन गया। जब कोई क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाता था, कोड वर्ड नहीं, आपने सुना होगा कि किसी चीज का कोड वर्ड जैसे एक बोलता था वंदे, दूसरा बोलता था मातरम, तब समझ जाते थे कि ये भी आंदोलनकारी है, ये भी हमारे समूह का हिस्सा है। इतना ये लोकप्रिय कोड रहा और आज भी ये विवाद का विषय है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन सच बात यह है, भारत माता की स्तुति है इसमें, इस वंदे मातरम में भारत माता की स्तुति है। भारत माता की अर्थात आप जहां रहते हो, जिसकी हवा लेते हो, पानी पीते हो, भोजन करते हो या उस पर अपने जीवन को व्यतीत करते हो, वही तो माता है। जो भी मदरलैंड, भारत माता के की स्तुति गीत है ये, मतलब उनकी पूजा के लिए इस गीत को लिखा गया था। बाकिम चंद चंटू दो चीज इसमें यहां भी आ गई। वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ। यद्यप आनंद मठ का ये हिस्सा है, इसलिए बना दिया गया जिससे अंग्रेजी हुकूमत को विजिबिलिटी ना हो, देख ना पाए या समझ ना पाए कि पूरे देश को एकजुट बनाने के लिए, हमारे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए पुस्तक लिखा गया, जो आज भी सार्थक बने हुए। 150वीं वर्ष, 150 साल है, आज भी ये इसकी सार्थकता बरकरार है। 5 बातें लगभग आप जान गए। अगर आपसे पूछे कोई कि किस वर्ष वंदे मातरम गीत लिखा गया था, वंदे मातरम गीत का मुख्य उद्देश्य क्या था उस वक्त लिखने का? हाँ, देश की आम जनता या बुद्धिजीवियों को या सन्यासियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करने का। तीसरा, ये किस नाम के उपन्यास में लिया गया, किसने लिखा था? बहुत अच्छा। अब थोड़ा बाकिम चंद की शिक्षा दीक्षा से चल ले, एजुकेशन। बाकिम चंद उस जमाने में सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे, क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आज भी है, नाम सुना होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके सर्वप्रथम स्नातकों में से एक थे। अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो स्नातक ग्रेजुएट का पहला बैच था, उसमें से एक छात्र थे। उन छात्रों की महज संख्या 18 से 20 थी। उन 18-20 लोगों में से एक थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक और परास्नातक किया। दूसरा, ये तो यूनिवर्सिटी है, एक मशहूर कॉलेज है कलकत्ता में ही, कई बार ये राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा भी जा चुका है, उसके विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रीय आंदोलन का विषय भी रहा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम सुना है? इसका नाम ही है, कोई हिंदी नाम नहीं है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहां भी इन्होंने पढ़ाई किया। अब यह प्रेसिडेंसी कॉलेज 21वीं सदी में 2008 या 9 के पास आसपास ये यूनिवर्सिटी बन गया है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। ये पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय का से जुड़ा हुआ था, संबद्ध महाविद्यालय था। यही प्रेसिडेंसी कॉलेज है जहां से देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी आध्यात्मिक नेताओं में से एक और हमारे देश के अब तक के सबसे बड़े लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता, जो महात्मा भी थे, साहित्यकार भी थे, आंदोलनकारी भी थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत उस वक्त भी थे और आज भी है। उनका नाम क्या है? उन्हीं के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद भी यहीं से पढ़े थे। स्वामी विवेकानंद भी यहीं से सिर्फ बीए किया था। क्या किया था? बीए। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतने महान लोग इतने इस तरह के संस्थाओं से पढ़ते हैं तो इस संस्थाओं में कितना दम रहा होगा या उसके अध्यापक
कैसे रहे होंगे, यहीं से पढ़े थे। अब ये प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। दूसरी कंटेंट आज हम लेकर आए हैं, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप वंदे मातरम कम से कम जो 40% है आप उसे लर्न कर लेंगे। तो पूरा नहीं है, वो 3 पेज में होगा, लेकिन 40% आप में से किसी को याद है पूरा? स्कूल कॉलेजेस में तो मॉर्निंग या इवनिंग में क्लोजिंग टाइम में तो गाया जाता है जी। दूसरी कंटेंट है हमारी, कल हमने इफ्फी पढ़ा था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में विस्तार पूर्वक इसका हमने तथ्यात्मक वर्णन किया था, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले कोई शिक्षा नीति हमारे देश में नहीं बनी थी? कई बार, कई वर्षों, 10 वर्ष या 5 वर्ष या 20 वर्ष के अंतराल पर देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद कई बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ और उसे अपनाने का प्रयास किया राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सबसे पहले इसका थोड़ा पृष्ठभूमि पर आए। आप थॉमस बबिंगटन मैकाले का नाम सुना है? टीबी मैकाले ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी थी, अभी भी उसका फ्लेवर या असर हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, यद्यपि अंग्रेजी भाषा से हमें नहीं एलर्जी है, वेस्टर्न कल्चर को हमारे देश में लाकर जी बढ़ाने का प्रयास किया, टीबी मैकाले को जाता है। अब जो और ज्यादा पॉइंट्स में ना चले, जो रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी है अभी, ठीक इससे पहले जो 34 वर्ष पहले थी, इसका क्या नाम जी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? इसके पहले 1986 में, 1986 में, 34 वर्ष पहले। कब इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई, इससे पहले भारत सरकार ने कोविड टाइम में ऐसा माना, यद्यपि ये टीम पहले ही गठित कर दी गई कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, इसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, नई शिक्षा नीति गठित कर दी। लेकिन ये बोला कि ये 40 लगभग 30 से 3 दशक पुरानी नीति अब आउटडेटेड हो गई। वर्तमान शिक्षा के अनुसार 21वीं सदी में युवाओं को वैश्विक स्तर पर एक उद्यमी या शिक्षाविद या एक आध्यात्मिक व्यक्ति या बनाने के लिए अपूर्ण है। अब नई शिक्षा नीति की जरूरत है, इसलिए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक टीम का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आर सुब्रमण्यम। ये पूर्व मंत्रिमंडल सचिव से भारत सरकार के सचिव थे, पूर्व सचिव थे भारत सरकार के। इनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए, लेकिन शिक्षा नीति आने से कुछ वर्ष पहले ही ये दुनिया से चले गए। उसी में एक सदस्य थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम था के कस्तूरी रंजन। आप हिंदी में लिख लेना नाम, के कस्तूरी रंजन। ये इस शिक्षा नीति की टीम के अध्यक्ष बने इनके बाद। और शिक्षा नीति जब 29 जुलाई 2020 को पब्लिक डोमेन में आई, लॉन्च की गई, इसका विमोचन हुआ, तब अध्यक्ष कौन थे?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समिति बैठी थी, आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? के कसूरी रंजन ही माने जाएंगे। ये तो पहले थे, ये दुनिया से चले गए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऑफिशियल जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अध्यक्ष कौन है? के कसूरी। अब आपको लगता होगा कि सर बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम की दृष्टि से हमें फैक्चुअल नॉलेज लेना है, तथ्यात्मक ज्ञान लेना है, बहुत विश्लेषणात्मक ज्ञान नहीं लेना है। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए तरीके से कुछ दिया गया है, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक को उपयोग करते हुए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है या शिक्षा को देना है। इम्पार्ट द एजुकेशन यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दूसरा है एजुकेशन मस्ट बी स्टूडेंट फ्रेंडली। विद्यार्थियों से एकदम एजुकेशन एक भय न बनकर एक मित्र के रूप में शिक्षा साथ चले। कहने का मतलब पहले था कि बच्चों को फेल करना या पास करने का लक्ष्य था। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पास या फेल वाला जैसा कोई शब्दावली नहीं है, सिर्फ लर्नर है। अब इसका उदाहरण कैसे समझाएं? उदाहरण के तौर पर जैसे पहले था कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, फेल हो गए, तो 1 साल या 2 साल का गैप हो जाता था तो फेल माने जाते थे। लेकिन अब अगर 3 साल की, अभी यद्यपि इसमें सारी पॉलिसीज में वर्णन है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, अभी 5 ही साल हुए इसे आए हुआ। अगर आपने 3 साल की शिक्षा में 1 ही साल पढ़ा और छोड़कर किसी कारणवश चले गए, तो सरकार आपकी क्रेडिट बरकरार रखेगी। आप कहीं और से उस क्रेडिट के आधार पर कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो आपके इंटरेस्ट हो, एडमिशन लेकर आप उस डिग्री को पूरा कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए 3 साल में 2 साल आप और 1 साल रह गया, तो सर वो कंसर्न जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है आपको डिप्लोमा दे देगा। मान लीजिए आपने डिग्री कोर्स में लिया है एडमिशन, तो आपको क्या बोलेगा कि भाई अब ये डिग्री नहीं पूरा कर पाए, उस कोर्स में उन्हें डिप्लोमा दे दिया। मान लीजिए किसी कारणवश आप एडमिशन लिया और आपको छूट गया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आपका किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई, फिर भी आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पर उसी क्रेडिट को ले जाकर वहां जुड़ सकते हो। इस तरह की इसमें व्यवस्था है। तो इसके लिए एक क्लॉज इसमें दिया है कि ए स्टूडेंट कैन एक्सेस एजुकेशन एनी टाइम एनीवेयर इन एनी मोड ऑफ ईच आर हर चॉइस। कि विद्यार्थी या जो लर्नर है किसी भी प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहीं भी कैसे भी अपने सुविधा अनुसार कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था इस पॉलिसी में लाई। जो कुछ स्ट्रिक्ट रूल थे वो सब चेंज कर दिए गए। अब इसके बारे में और कुछ ज्यादा जान लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसका किसके अंतर्गत, आप सबको पता है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई? मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यही इसकी नोडल एजेंसी कह लीजिए या गार्जियन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए। यद्यपि एक इसी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जो दिल्ली में स्थित है, उसका नाम है नेशनल एजुकेशनल, अब इससे एक्स्ट्रा चीज कुछ एडवांस आप सीखने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड यहीं पर एक शब्द छूट गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड
एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हिंदी नाम में लिखूंगा राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन अपना है, प्रदान करना है इस देश के छात्रों को, उसका सबका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। और होता इसके सहयोगी या इसमें अध्ययनकर्ता कौन है? किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन या नॉन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को जो प्रकांड विद्वान है, जो आचार्य लोग हैं, वो जाकर एज अ स्टूडेंट दे सिट एंड लर्न एंड देन डिस्कस द थिंग्स हाउ टू डू टू इम्प्लीमेंट these policies to make the education system better of this country in the level of other countries। मतलब ग्लोबल वैश्विक स्तर पर किस तरह से भारत की शिक्षा पद्धति हमारे प्राचीन ज्ञान को संजोते हुए आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाए और वैश्विक स्तर पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बच्चों की बनी रहे। इन्हीं सब विभिन्न विषयों पर अनुसंधान होता है। लिख लिया? ठीक है। अब आपको लगता होगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो नई दिल्ली में है, क्या आचार्य या एक जो एक्सपर्ट है इन्हीं को जोड़ता है? देश की जो सीड संस्थाएं हैं उन सबको ये जोड़ता है। जैसे सबसे पहले आप नाम आता है यूजीसी, नाम सुना है? ह्यूमैनिटीज एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो परंपरागत शिक्षा है, यही डील करता है। इसे कहते हैं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जान जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका भी मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। ये सब संस्थाएं इसे एडवाइज करती हैं, या ये संस्थाएं इसकी एक्स ऑफिशियो सदस्य ही कह लीजिए। जब ये संस्थाएं हैं तो इस संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति, चाहे इसके निदेशक हो या अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो या कोई अन्य कर्मचारी जो अनुसंधान से जुड़े हैं, सब यहाँ स्वतः इसके सदस्य माने जाते हैं। सारा डिसीजन मेकिंग यही होगा, डिबेट डिस्कशन यही होगा। यद्यपि ये परंपरागत जो शिक्षा थी, परंपरागत शिक्षा पद्धति जो थी, उसका सर्वोसर्वा इस देश में कौन था? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरी एक संस्था है परंपरागत, मतलब जैसे बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन माने जाते, मॉडर्न एजुकेशन नहीं माने जाते। दूसरा है तकनीकी शिक्षा के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नाम सुना होगा। इसे कहते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। लिख लेंगे। यह भी नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में। यह भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग के अंतर्गत आता है। यह भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। इस एजुकेशन के क्षेत्र में सीड संस्था है तकनीकी शिक्षा के लिए। किस शिक्षा के लिए? तकनीकी शिक्षा। क्या है? जितनी आईआईटीज है, आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है, आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेज या एनआईटीज जो भी है, वो तकनीकी शिक्षा देते हैं। जैसे बीटेक, पॉलिटेक्निक, ये सब क्या है? टेक्निकल एजुकेशन। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की संस्थाओं की निगरानी तकनीकी शिक्षा के लिए, मतलब ये गार्जियन है उसका, जितने आईआईटीज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है। यद्यपि स्टेट का अपना अलग ऑटोनॉमी है, लेकिन सब पूरी गाइडलाइंस यही देता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सीड संस्था कौन है? एआईसीटीई। बीटेक, एमटेक, इस तरह की जो शिक्षा पद्धति, ये भी इसकी एडवाइजरी करते हैं। उस पॉलिसी में तकनीकी शिक्षा कैसे पूरी होगी उसका भी वर्णन है। तीसरी एक संस्था है
आपको मैंने इसका जिक्र किया है, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा परिषद। इसका भी मुख्यालय कहां है? भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, यह भी नई दिल्ली में है। अब आपको शायद हमने बताया है एक बार, यह किस क्षेत्र में काम करती है? चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करती है। अध्ययन अध्यापन तो होता है, लेकिन अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है। अब आपको लग रहा होगा जब चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थात फार्मास्यूटिकल, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह का नई टेक्नोलॉजी के साथ हो, दवाएं कैसे बने। आपने फार्मास्यूटिकल सुना होगा ना, जो दवा, फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PAI, जो दवा बनाती है, दवा कंपनी, जैसे भी खांसी की सिरप MP में पी लिए थे बच्चे और दुनिया से अलविदा हो गए। वो सब दवा कहां से बनी थी? तमिलनाडु से। किस कोई कंपनी था, उसके हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी निगरानी करता है, लेकिन उसकी निगरानी कौन करता है? ICMR। और ICMR किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। अब आप कह रहे होगे कि फिर ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये मल्टीपर्पज अथॉरिटी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अंतर्गत काम करता है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, शिक्षा मंत्रालय के भी अंतर्गत कार्य करता है। और ये जो संस्था है आपकी UGC, सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन जब संस्था, इस तरह की संस्थाएं जब पूछी जाएंगी, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं हैं और इसके भी अंतर्गत विभिन्न सैकड़ों संस्थाएं हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा तो यह नहीं पूछा जाएगा किस किस मंत्रालय, कुछ विकल्प ऐसा रहेगा जिसे आप फिट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, UGC, मुख्यालय तो इसका रट ही जाएंगे आप। कहां है तीनों का मुख्यालय? किस किस क्षेत्र में कौन कार्य करते हैं, ये पता है। अब आपको लग रहा होगा कि MBBS और जो MD डॉक्टर बनते हैं, जब ये एडवांस MBBS या MD करने के बाद, या B फार्मा या D फार्मा करने के बाद, उच्च स्तर का अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए इस संस्थाओं में, जो लगभग 100 से अधिक संस्थाएं हैं इसके अंतर्गत, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल सेंटर, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, वहां पर MBBS और MD का क्या काम है, या वो किसके अंतर्गत आते हैं? इससे हटकर एक संस्था है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका नाम था, MCI, बाद में इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इकलौता राष्ट्रीय स्तर का जो संस्था थी, आज तक IIT और IIM का कैट का या जी का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन इसका अक्सर पेपर लीकेज का मामला पता नहीं क्यों आ जाता है। अब नीट बना, PMT था, CPMT था, लीकेज हो ही जाता था। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत लूप होल्स था, इसे खत्म करके वर्तमान की सरकार ने एक संस्था बनाई है, नेशनल मेडिकल कमीशन उसका नाम दिया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। वही इस देश में NMC, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा, अपने शब्दों में अच्छे से लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। अब ये नीट, आपने संस्था सुना है, नीट एग्जाम जो होता है, इस तरह का जो एग्जाम है यही संस्था करवाती है। यद्यपि यह संस्था एक नई संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण ऐसे है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके अंतर्गत कार्य करती है। लेकिन आइडियाज या क्वेश्चन पेपर सब यही बनाते हैं, और ये एक माध्यम है संस्था। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये MBBS, MD या इस तरह की जो अन्य चिकित्सा पद्धति है, तो एडवांस है, जैसे BMS है, BUMS है जी, ये सब पर निगरानी करता है। लेकिन उसे भी भारत सरकार ने वर्ष 2016 में अलग कर दिया। अब वो दूसरी संस्था
थोड़ा आगे चलते हैं, इसी क्रम में आप चार्ट आउट करेंगे। दूसरी संस्था है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सुने हमें, जो मिनिस्ट्री ऑफ, इसे कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। एक दिन हमने इसका जिक्र किया था। अब आपको लग रहा होगा कि सर लगातार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाते पढ़ाते यहां चले आए। ये सब उसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्य करेंगे और इन सब का अलग अलग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैसे शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी उद्यम होता है या जो भी जरूरतें हैं, ये संस्थाएं जो वर्किंग है उनके लिए कैसे नीति मसौदा तैयार करेगा और किस तरह काम करना है, ये उसके शीर्षक संस्थाएं हैं। मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में सैकड़ों कॉलेजेस है, लेकिन सर्वोसर्वा कौन है, ये है। और ये किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ये 2018 के आसपास बनाया गया नया मंत्रालय है आयुर्वेद। जो अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारी एंशियंट या ट्रेडिशनल, प्राचीन या परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेदिक, जिसे कहते हैं प्राचीन या परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति थी, उसे इन तरह के संस्थाओं से जोड़ दिया गया है। अब मेडिकल काउंसिल मॉडर्न जो एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम देखेगा और ये हमारा प्राचीन या परंपरागत चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास का कार्य करेगा, या पठन पाठन का कार्य करेगा, या प्रमोशन का कार्य करेगा। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब आयुष का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? यह हिंदी शब्द है और सभी जो आयुर्वेदिक जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसी को जोड़कर एक में कर दिया गया। आयुष किसके लिए स्टैंड होता है? ए का मतलब आयुर्वेदा, यू का मतलब, वाई का मतलब योगा। अगला यू का, यहीं पर इसी में जुड़ा है योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा। अर्थात आपको दवा शरीर में नहीं खानी है, न यूज करना है, बाहर से फिजिक करना है और कुछ हवा लेनी है पेड़ पौधों की, उसी से ठीक हो जाएंगे। योगा एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। यूनानी सुना है? यूनानी शब्द ऐसे ही यूनान से आया है, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है। दूसरा सिद्धा, अब इसका क्या मतलब होता है? अगला होम्योपैथी, तो आप हर गड़ी लुक्कड़ में सब जानते ही हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी का कहते हैं ना, होम्योपैथी की दवा खाओ, छोटी सी कुछ भी बीमारी हो सफेद गोली छोटी मिलती, जी जो भी होगा, इसका ये फुल फॉर्म है, लिख ले। और इसमें अब कुछ रह गया है, वैसे बहुत, एक रह गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दायरे में आता है। ये क्या करता है? इसका पूरा नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में ये शीर्षतम संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिन जिन संस्थाओं पर असर पड़ेगा और जो उनकी फिर संस्थाएं जुड़ी हैं उन पर असर पड़ेगा, वो सब अपने क्षेत्र की शीर्षतम संस्थाएं। किस क्षेत्र की है?
लीगल एजुकेशन इंडिया में जो विधिक शिक्षा है, लीगल एजुकेशन विधिक शिक्षा के क्षेत्र में ये शीर्ष संस्था है। विधिक शिक्षा क्या, जैसे LLB सुना है ना, LLM, LLD एक्सेट्रा, और उससे ऊपर इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए जो विधि से के क्षेत्र में शिक्षा है उसका एक शीर्ष संस्था है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है जी? यद्यपि कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था अभी भी है जिससे ये इन जो शीर्ष स्तर की विभिन्न संस्थाएं हैं कोलैबोरेट करके काम करती हैं, एक दूसरे का मदद करके संस्थाएं चलती हैं। और सबका सर्वो सर्वा अगर ऐसे नहीं कहा जाए, लेकिन अगर दूसरे भाषा में अनौपचारिक रूप से बोले तो लास्ट में यूजीसी का ही माध्यम लेते हैं, क्योंकि पहले ये सब संस्थाओं का वर्गीकरण अलग अलग नहीं था, सिर्फ यूजीसी ही पहले आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और शिक्षा मंत्रालय बना, जिसका पहले नाम था, प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ तो उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और बाद में सरकारों ने इसी को बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और फिर वर्तमान सरकार ने वही पुराने नाम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तब्दील कर दिया। मतलब राष्ट्र केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को बोल दिया था केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय, फिर शिक्षा मंत्रालय, 3 बार नाम बदला। जब आजाद हुआ तो ये था, बाद में ये बना, और फिर अब वही पुराना नाम। अब इसके बारे में कुछ और भी है लेकिन छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा। अब बस आपको क्या करना है कि जो इसके मुख्यालय है, कुछ नाम है कि किस क्षेत्र की शीर्ष संस्था है, बस इतना ही आपको जानना है। नई शिक्षा नीति की जो एक सबसे बड़ी बात है, अब 5+3+4 ये तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, 5+3+4+ कुछ भी ऐसे जो इसका फार्मूला बनाया है कि कितने वर्ष प्राइमरी में, कितने वर्ष अपर प्राइमरी में, कितने वर्ष सेकेंडरी में, कितने वर्ष हायर एजुकेशन में, ये तो है। लेकिन जो एक इसका स्लोगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बहुत महत्वपूर्ण है, कमिटिंग मिस्टेक्स इज अ मस्ट फॉर लर्निंग, बहुत बड़ा। ये यद्यपि हमें प्राचीन काल से पठन पाठन में गलती करने का इधर से या उधर से, दोनों तरफ से, जो इधर खड़ा है जो उधर खड़ा है, दोनों से पठन पाठन में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनके उसके दंड के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका स्लोगन ही है कमिटिंग मिस्टेक इच मस्ट वेल लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो बोल दिया तकनीकी शिक्षा, आधुनिक तकनीक को उपयोग करते हुए आधुनिक शिक्षा हम प्रदान करेंगे। वी विल इम्पार्ट द एजुकेशन यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद स्पेशल फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तकनीकी विकास पर ज्यादा प्रभाव देते हुए हम आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है, कमिटिंग मिस्टेक्स इज अ मस्ट। यद्यपि प्राचीन काल से था कि गलती करता है, लेकिन इसमें बोला है कि कमिटिंग मिस्टेक्स इज अ मस्ट फॉर लर्निंग। सीखते वक्त गलती करना अति आवश्यक है, और इसके जो पनिशमेंट के जो पनिशेबल एक्शंस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज लेवल पर दिए जाते थे, उसे पूरी तरह से नकार दिया गया है कि नो पनिशमेंट, से नो पनिशमेंट टू द लर्नर। पनिशमेंट नाम की चीज अब नहीं। इसे बहुत लोगों को लगता है कि भाई पनिशमेंट एक है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब आपको लग रहा होगा कि वनडे एग्जाम में कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, एकदम नहीं ज्यादा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष निकालती है, एवरी ईयर
विपिन जी हंस रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 2 स्तरों पर यह निकालता है। एक तो ग्लोबल लेवल पर, मतलब वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व का। दूसरा ये रीजनल लेवल पर, रीजनल स्तर पर अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर। 2 तरह से प्रत्येक वर्ष 2 लिस्टें ये जारी करता है। अब ग्लोबल लेवल पर क्या करता है कि जो दुनिया के जो प्रसिद्ध देश है, मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस में 194 कितने देश है, तो कहने का मतलब जो 150 है उससे अधिक दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट पर, सभी महाद्वीप पर, जो सभी कॉन्टिनेंट है, सभी महाद्वीप, उन पर उपलब्ध जो उन संस्थान या देश है, उन सब का पैरामीटर्स को अपने अप्लाई करता है। उनपे कौन प्रथम है या सर्वप्रथम है उसका ये करता है वैश्विक स्तर पर। दूसरा ये रीजनल स्तर पर। अब आपको लग रहा होगा कि राज्य है तो स्टेट लेवल पर, इस तरह नहीं, जैसे कॉन्टिनेंट लेवल पर, जैसे एशियन रैंकिंग, यूरोपियन रैंकिंग अलग निकालेगा यूरोप की, ऑस्ट्रेलियन रैंकिंग अलग, वहां तो बहुत ज्यादा देश नहीं, अमेरिकन की अलग, इस तरह से ये करता है, 2 तरह से निकालता है। बड़े अफसोस की बात है कि 80 और 70 के दशक में हमारे देश के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो सीट्स 50 या 20 में आ जाते थे। कुछ बार तो सीट्स 10 में आ गए हैं। आपका यही नजदीकी विश्वविद्यालय जी, सीट्स 10 में हुआ करता था, सीट्स 10 में, दुनिया के सीट्स 10 विश्वविद्यालयों में हुआ करता था। लेकिन क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो वर्ष 2025 की है, इसमें दुनिया के 200 संस्थान नहीं, लगभग 500 संस्थाओं का इन्होंने अध्ययन किया, क्यूएस यूनिवर्सिटी ने, 500 से अधिक, जिसमें हमारे देश की एक भी संस्था टॉप 100 में नहीं रही। बड़े अफसोस की बात। इतना बड़ा एडवांस कंट्री। और अगर जो कोई रही भी तो एक है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रैंकिंग कुछ थी ठीक ठाक। दूसरा था IIT मुंबई, कुछ रैंकिंग ठीक थी, मतलब 100 के पार ही थी। तीसरा है IIT दिल्ली। यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी अभी चल रही है, DU एंड JNU, लेकिन ये भी 200 या उसके बाहर बात पार कर जाते। और दुनिया में पिछले 50 साल से या 100 साल से या 150 साल से दुनिया में वैश्विक स्तर पर 2 यूनिवर्सिटीज हमेशा टॉप 10 में बनी रहती हैं। उनका यस नाम है, एक का है ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड नाम की जगह पर है, दूसरा है कैम्ब्रिज। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी हर जगह लगती है। अब सीट्स 10 में तो बने रहते हैं, टॉप 10 में, लेकिन ये बेचारे टॉपर नहीं बन पा रहे। टॉपर कौन हो पा रहा है दुनिया में? वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर 10 वर्षों से अमेरिका की या तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहती है या फिर मैस्ट्राट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहती है। 2 संस्थाएं आगे पीछे रहती हैं। तीसरा संस्था है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत लोग उम्मीद है जाएंगे, एक आध कुछ लोग पढ़ने का इरादा, अंग्रेजी सीख ले, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी है। आप ये चाहे पॉलिटिकली देखो, कुछ भी। बराक ओबामा इसी हार्वर्ड से ही पढ़े थे। स्टीव जॉब्स यहीं से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़े थे। स्टीव जॉब्स के जानते हैं? बिल गेट्स भी यहीं से छोड़ दिए थे। और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए फेल हो गए। कहने का मतलब अब फेल होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वहां पहुंचना भी तो मुश्किल है।
सलमान रुश्दी जो लेखक है, इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किसी तरह बीए के और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेखक है। मस्चुआर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम, नहीं पुणे में नहीं। अब अमेरिकन बोर्ड पुणे में या मुंबई में कहीं ब्रांच खोला है स्कूल एजुकेशन के लिए। यद्यपि वर्तमान सरकार ने अब कोलैबोरेशन कर दिया, जो विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ अपने ब्रांचेज खोलेंगे। अब ब्रांचेज खुलेंगे कैसे? आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपने बड़ी बिल्डिंग बनाया, फ्रेंचाइजी ले लिया, इस तरह का। कुछ विदेशी आएंगे दो चार, बाकी सब काम आपका यही के हिसाब से होगा। कुल मिला के कमाने का धंधा एक नया तरीका कि लोगों को लगेगा कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हूं। यद्यपि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से अपनी ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करेगा, ऐसा है। अपने देश का ये तो ग्लोबल हो गया, लेकिन एशियन लेवल पर अभी एक हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी किया, यही क्यूएस ने, उसका नाम ही दिया क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया की। क्यूएस का फुल फॉर्म हमें पता था, पूछेंगे। ये अमेरिका की एक संस्था है, क्वाड्रेली साइमन जिसे कहते हैं, बस क्वाड्रेली साइमन, बस क्वाड नाम कर दो, साइमन, क्वाड्रेली साइमन यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती है, क्वाड्रेली साइमन सेट से है। इन्होंने रैंकिंग किया, लगभग चाइना और इंडिया को ही मिला मेजर समझा, यद्यपि रशियन भी है उसमें। लगभग 300 से अधिक संस्थाओं का अध्ययन किया इस संस्था ने। उसमें फिर बड़ा वाला धोखा हुआ। सीट्स 300 में, यूनिवर्सिटीज में लगभग 193 संस्थान तो हमारे हैं, संख्या ज्यादा है, लेकिन ऊपर से सीट्स, हिंदी में लिखे इंग्लिश, टॉप 150 में 134 संस्थाएं जो हैं सिर्फ चीन की हैं, एशियन में ही। अब सोच लीजिए आप, इसका मैं ये बोलूंगा, मैं अपना व्यक्तिगत विचार दूंगा कि अगर सोशल साइट बैन कर दी जाए, मोबाइल फोन बैन कर दिया जाए, तो शायद हम हो जाए। वी आर द विक्टिम ऑफ द सोशल गैजेट्स, सोशल साइट्स। क्रिटिकल थिंकिंग इनके यहां पूरी तरह बैन है जी। अगर स्कूल में एक बार वार्निंग, दो बार वार्निंग, तीसरी बार पेरेंट्स को 6 महीने की सजा जी। अगर आपका बच्चा नहीं मानता है तो वी विल रेस्ट्रिकेट, आइदर यू विल फेस द प्राइजन। जर्मनी में भी ऐसा है। कहने का मतलब मोबाइल वर्स्ट और बेस्ट गैजेट दोनों है, वर्स्ट भी है और बेस्ट भी है, लेकिन इसकी यूजफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे युवाओं में चली जा रही है। ज्यादातर आईआईटीएम में वो यूट्यूब पे आ जा रहा है कि भाई यूट्यूब पे बन चलो। पहले था कि जब पढ़ाई में नहीं मन लगता था, गाना लिखेंगे, गीतकार बन जाएंगे, नॉवेल लिखेंगे, उपन्यासकार बन जाएंगे। अब सब रील बनाने लगे हैं। 134वें नंबर पर क्या, कौन सी संस्था है जानते हैं? यही IISc, IIT दिल्ली, यही दो संस्थाएं हैं। जेएनयू अनु सब पीछे छूट गए हैं सारा। अब भारत, ये तो बेचारे 300 है, उससे उधर पीछे चलते हैं, क्योंकि अब आज माइनस में एडमिशन हो रहा है। -10 जिसका हो जाता है उसका एडमिशन हो जाता है। वही टेक्नोलॉजी, जैसे आपके सामने जो टीचर खड़ा है, इसका भी उस समय 70 था। कितना था? रूरल एरिया से पढ़ के गया था, फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना। सेम सिलेबस, सेम मार्क्स, सेम पैटर्न, भले एनटीए करवा रहा है सीयूटी रूरल एरिया से। क्योंकि आप किताब से दोस्ती कर लीजिए, देखिए आप 6ठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर जो यहां खड़े होकर बोलेगा उसकी हर बात आप समझेंगे। मुश्किल कहां आती है लर्निंग में? यहां जो खड़ा हुआ व्यक्ति वो तो बेहतर देना चाहता है। जैसे अभी आज मैंने इतना जिक्र किया, मैं मान रहा हूं, आप माइंड मत करना, 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जिसे पता होगा कि कुछ है सही बोल रहे हैं। 5 से 7 ऐसे लोग होंगे जिसे पता होगा क्या बकवास कर रहे हैं, ये आएगा एग्जाम में कि नहीं आएगा।
पता नहीं क्या, जो भी एक दूसरे से जुड़ा है ना। अब आपको लग रहा होगा कि एक लाइन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जारी की गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इतना बता देते, इतना क्यों बता दिया? और जब इतना नहीं बताएंगे तो हमारे ये छात्र अलग कैसे बताएंगे? हर चीज पुस्तिकाओं में, पत्रिकाओं में सब उपलब्ध है। औरों से आज के जमाने में बेहतरी करने के लिए अलहदा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और ये मुश्किल काम नहीं है। मैं अक्सर सलाह देता हूं कि आपको सब नहीं रटना है, रटना तो है ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वक्त हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने 21वीं सदी में इसी शिक्षा मंत्रालय में वर्तमान सरकार ने कहा कि हम क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग खराब है, टाइम मैगजीन की भी खराब है, फोर्ब्स की खराब है, क्योंकि वो अपने पैरामीटर से करते हैं, अब हम अपना बनाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री चालाक तो हुई, कहा कि हम उनके साथ नहीं कंपीट कर सकते, हमारे यहाँ रूरल बैकग्राउंड का बच्चा आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता। इन्होंने बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय स्तर का एक इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी की, राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा संस्थान इस तरह का। तो जब इसमें किया तो फिर वही जेएनयू जैसे संस्थाएं, डीयू जैसी संस्थाएं, इनके ऊपर आईआईएससी, इसका कोई अभी तोड़ नहीं है, इसका तोड़ कोई नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान का देश का शीर्ष संस्थान है। इस तरह की संस्थान ऐसे ये 100 में करते हैं तो कौन? फिर उसमें राजनीति होती है कि जो यूजीसी का अध्यक्ष यहाँ अक्सर होता है ना, रैंकिंग की होड़ होती है, जैसे पुरस्कार लेने का होड़ होता है, उसी तरह स्कूल कॉलेजेस का होड़ होता है कि हमें ए ग्रेड मिल जाए। नैक का, नैक भी सुना है ना आपने, नेशनल एक्रेडिटेड काउंसिल, नैक प्लस, जो ग्रेडिंग करता है स्कूल कॉलेजेस की ए बी सी करके। इसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, इन दोनों संस्थाओं में ये चीज आ ही जाती है। अगर ये सच्चाई से संस्थाएं काम करें तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्व स्तर पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हम आने में देर नहीं। हमारे यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है, यही पोटेंशियल आईआईटीएन जितनी है ज्यादा अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। आप चाहे गूगल का देख लो सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का देख लो, अभी ओपन चैट जीपीटी आया, इसमें भी 30% से साइंटिस्ट इंडियन सी लड़के हैं। ओपन एआई जो रूल करने जा रहा है, तो पोटेंशियल की कमी नहीं है, कमी है पॉलिटिकल विल की और फेयरनेस की। जो व्यक्ति को यहां पर भारत रत्न पद्म विभूषण नहीं दिया जाता तो वहां मैन बुकर प्राइज पा जाएगा, नेशनल फ्रीडम मेडल पा जाएगा, तब कहेंगे आओ तुम्हें हम भारत रत्न दे। मतलब इसके पहले आपके यू हैव नो